हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप ऑफ लर्नर्स विथ मी इंदु। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे भी। बट इससे पहले मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ। ये चैनल ग्रुप ऑफ लर्नर्स जो है फ़िलहाल उन स्टूडेंट्स के लिए अधिक बेनिफिशियल है जिन्होंने C-TET के सिलेबस को कम से कम एक बार अच्छे से कंप्लीट पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस चैनल पे फ़िलहाल डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम बेस्ड हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस को पहले कंप्लीट नहीं किया होगा या फिर सिलेबस को नहीं पढ़ा होगा। तो वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट बैक टू बैक क्वेश्चन पे हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस तो हैं बट बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पॉसिबल नहीं होगा। अभी हम फास्ट रिवीजन का सेशन कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कई बार तो क्वेश्चंस पे बिल्कुल सेम ही होते हैं। हमारा फोकस जो है वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर ही है। डिटेल में क्लासेस फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी शुरू की जा सके। तो वैसे स्टूडेंट जो सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो मेरे साथ अपने प्रैक्टिस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ, और बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और जो लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं उन्हें ज़रूरत होगी पहले सिलेबस को पढ़ने की। वैसे आप एक बार क्लासेस ज्वाइन करके देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन तो हैं, हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए। तो आप जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड शेयर करें और ग्रुप में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को करने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और निर्देश पहले पढ़ते ही नहीं हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पे सही के साथ साथ उपयुक्त, सबसे उपयुक्त विकल्प भी लिखा होता है, जो हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही है और उसे ही हमें टिक करना है। ऐसा नहीं है, और ख़ास करके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके 4 विकल्प होंगे और हो सकता है कि चारों ही विकल्प आपके सही होंगे। तो आपको उसमें से चुनना होता है कि सबसे उपयुक्त क्या है, और सबसे उपयुक्त चुनना है किसकी दृष्टि से? बच्चों की दृष्टि से, छात्र की दृष्टि से, स्टूडेंट की दृष्टि से। बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सा है? तो चलिए हम देखते हैं। कई बार हम करते क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, हमें लगा कि ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। घर आके हमने चेक किया नेट पे भी हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। हम समझ गए कि हमने सही किया है। फिर जब आंसर की आती है तब हमें पता चलता है, अरे क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर 2 नहीं था, इसका आंसर तो 1 था। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक करेंगे उनकी दृष्टि से वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, उसे वो प्राथमिकता देते हैं और उनके हिसाब से वो सही होता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो बिल्कुल ही सही लगे, जो बच्चों की दृष्टि से सबसे उपयुक्त लगे, उसे हम टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर हमें और समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सबसे प्रभावी विधि देखनी है हमें संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिशुअवस्था से वृद्धावस्था, या हम कह सकते हैं कि मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो ऐसे में विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को अगर हमें बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, तो कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शंस देखिए। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस कुछ हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे कि दंड देना बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। बच्चों को दंड कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। फिर है कि
प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना, ये भी गलत है। शिक्षक का काम है समझाना, ना कि बच्चे अपने आप समझेंगे। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे याद करने के लिए कहना, याद करना, रटना, ये सब भी हम नहीं करते हैं। बच्चों को सिखाने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, जो कि है विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को प्रोत्साहित करना और उन्हें बहुत सारे उदाहरण देना, तर्क शक्ति का विकास करना, ये सारे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और हमें ऐसे ही काम करने होते हैं बच्चों के साथ। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्रभावी ढंग से सीखेंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का अर्थ है यहाँ पे छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे कैसे वातावरण में सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं? जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों में निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। या फिर जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम बच्चों की दृष्टि से देखें तो बच्चों पर बल दिया जाना चाहिए, ये एकदम निगेटिव होता है। बच्चों पर बल देकर नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें कि विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा, निष्क्रिय रहने की बात नहीं बल्कि हम विद्यार्थियों के सक्रिय रहने के बारे में सोचते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है। शिक्षक आदेश देगा और बच्चे शांत होकर बैठे रहेंगे, ऐसा भी कोई हमारा सोच नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि बच्चे को महत्वपूर्ण है, बच्चे को महत्व देना है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चे अगर ये अनुभव करें कि वो महत्वपूर्ण है और उनकी जो बातें हैं उन्हें सुना जाए, उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सीखने में मदद करते हैं और वो बहुत अच्छी ढंग से फिर सीख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? अगर बच्चा खिड़की के सामने से किसी कौवे को उड़ता देखता है और बोलता है एक पक्षी, तो इससे बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस देखते हैं। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस है वो, अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं, ए बी सी, तो आप बोल सकते हैं, दे सकते हैं, इसीलिए वैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि बच्चा अगर एक पक्षी को उड़ता हुआ देख रहा है और कौवे को देख रहा है और वो बोल रहा है एक पक्षी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि बच्चा जो है वो पक्षी को पहचानने लगा है। उसे ये पता चल गया है कि जो उड़ते हैं वो पक्षी होते हैं, लेकिन कौन सी पक्षी वो नाम नहीं जानता है या फिर वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सीखा अभी सिर्फ उसे इतना पता हुआ है कि एक पक्षी जो है वो सामने है। अब वो कौवा है, कोयल है या कबूतर है, ये उसे नहीं पता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए, बच्चे ने पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चा जो है वो पक्षी को पहचानने लगा है, तो ऑप्शन बी ही बस हमारा जो है वो सही है। बाकी जो है हमारे अगर हम देखें तो बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर भाषा के उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी नहीं कहेंगे। वो सिर्फ एक पक्षी को पहचानता है, बस इतने ही पे जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 है कि केवल बी, वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके?
क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो वो अपने बच्चों से क्या कहेगी कि वो बच्चे में प्रेरणा भर जाएगा और बच्चे प्रोत्साहित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो। और ऑप्शन नंबर 4 है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। यहाँ पे अगर शिक्षिका ऑप्शन नंबर 1 करती है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये बच्चों में लालच की भावना बढ़ा देगी और उन्हें आदत लग जाएगी इस तरह की चीज़ों की कि कुछ काम करेंगे तो बदले में हम लोगों को टॉफ़ी मिलेगी या फिर किसी तरह का कोई प्राइज़ मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल रॉन्ग है। हमें बच्चों में इस तरह की आदत को नहीं बनाना है, इसलिए उन्हें किसी तरह का लालच नहीं देना है। नेक्स्ट है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ रही है, इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बच्चे ऐसे में क्या करेंगे कि उसके करने से पहले कर लेना है हमें, तो उनमें एक निगेटिविटी आ जाएगी। तो ऐसे भी वाक्यों का प्रयोग हमें नहीं करना है बच्चों के सामने, और ना ही हमें बच्चों को दूसरे से कंपेयर करना है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और सब अपने हिसाब से बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शंस को लेके चलते हैं तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, बस यही एक राइट है। और ये सही भी है कि बच्चों को अगर हमें अभी प्रेरणा देना है, उन्हें मोटिवेट करना है, तो ऐसे ही वाक्य बोलेंगे कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऐसा करने से बच्चे प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उसमें चिंता और डर पैदा करके, या प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ना ही टॉफ़ी देकर, ना ही डर पैदा करके, और ना ही हमें उन्हें प्रतियोगितात्मक परीक्षण देना है। कंपटीशन की भावना नहीं बनानी है उनमें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, और उनको मदद करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यहाँ पे भी प्रारंभिक कक्षा की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें? बिल्कुल भी नहीं। दंड वाले जो भी मिलेंगे हमें वो नेगेटिव ही होंगे। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अंक पे भी फोकस नहीं करना हमें, बच्चे सीखे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। और 4th है रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। रटना भी नहीं है। तीनों ही हमारा देखिए 1 नेगेटिव है, 2 भी नेगेटिव है और 4th भी नेगेटिव है। इसमें रटने की बात हो रही है, इसमें अंक प्राप्त करने की, और इसमें दंड वाला, तो तीनों ही नहीं होगा। और 3rd नंबर ऑप्शन अगर हम देखते हैं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, बिल्कुल सही है। जिज्ञासु बनाना हमें बच्चे को, ताकि वो अच्छी तरह सीख सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण कौन सा है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर शारीरिक दंड। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं
प्रतियोगितात्मक कक्षा नहीं है, तुलना भी नहीं करनी हमें और ना ही शारीरिक दंड देना है, हमें व्यक्ति सापेक्ष अधिगम पे जाना है। और ये हमारा उदाहरण है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख अगर हमने पहले पढ़ा है तो हमें पता होगा, मस्तकाधोमुखी जो कहा जाता है कि इस तरह की जो दिशा का सिद्धांत है, इसमें विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होती है। वो प्रसव पूर्व अवस्था में भी और प्रसव के बाद भी जो विकास होते हैं बच्चों में, वो सिर से पैर की ओर होती है। और हम अगर ये देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में ये सीधे आंसर है और ये इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर पदाभिमुख का अर्थ ही होता है सिर से पैर की ओर। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ग्रामीण से शहर नहीं, सामान्य से विशिष्ट भी नहीं और भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर भी नहीं। राइट आंसर इज सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय जो भाषा विकास के लिए माना जाता है वो कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या फिर मध्य बचपन का समय? ये भी हम अगर अपने दैनिक जीवन से जोड़ के इसको देखें कि भाषा का विकास जो होता है बच्चों में वो सबसे ज़्यादा किस समय होता है? वयस्क होने तक तो भाषा पूरी तरह सीख जाते हैं। जन्म पूर्व, जन्म से पहले अगर कहें तो बच्चे में भाषा का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ रहता है। और मध्य बचपन तक वो सीख गए रहते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे जो हमारा है ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बचपन का समय, जिस समय बच्चे भाषा को सीखना शुरू करते हैं, ये सबसे संवेदनशील समय है। जो भी भाषा बच्चों के साथ इस समय बोली जाएगी वो भाषा बच्चे अपने आप ही अर्जन कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। एक 6 वर्ष की जो लड़की है वो खेल कूद में बहुत ही असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कहा जा रहा है कि उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो उनको प्रशिक्षण के लिए भेजते भी हैं और खुद भी प्रशिक्षित करते हैं। तो किन चीज़ों का परस्पर परिणाम है ये? ऑप्शन देखते हैं। स्वास्थ्य और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण या फिर वृद्धि और विकास। अगर वो बच्ची जो है वो खेलकूद में अच्छा कर रही है या कोई भी बच्चे जो है वो पढ़ाई में अच्छा करते हैं या किसी भी क्षेत्र में अच्छा करते हैं और अगर उनके घर में माता पिता भी उसी लाइन से हैं तो ये जो होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के कारण होता है। एक तो आनुवांशिकता उसके माता पिता की वजह से उसमें आई है और दूसरा उसको वैसा ही पर्यावरण भी दिया जा रहा है, उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है, खुद भी प्रशिक्षित कर रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो आपका अनुशासन नहीं, यहाँ पे आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आनुवांशिकता और पर्यावरण। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।